हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब की बार यूजीसी नेट पार, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा उसके हम 200 से अधिक एमसीक्यू भी हैं, वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट वीक में जैसे ही इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक सब पूरे टॉपिक्स में से छोटे छोटे टॉपिक जब भी ख़त्म होगा उसके मैं कुछ आपको एमसीक्यू दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अब की बार हमने लगभग 35 से लेकर 45 के अराउंड फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन करने हैं। करने तो पूरे 50 हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो निकलनी है 35 से 45 के अराउंड। जो आपको अपना अगर असिस्टेंट निकालना है तो 35 से 40 के बीच में अगर आपका फर्स्ट पेपर रहता है तो समझ लीजिए आपका असिस्टेंट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप 40+ निकाल लेते हो तो आपका जीआरएफ भी कंफर्म है, ठीक है। और जल्दी हम ज्योग्राफी यूजीसी नेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब जिसका भी सब्जेक्ट यूजीसी नेट रहेगा वो बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट होते हैं हमारे यूजीसी नेट में ज्योग्राफी में। 10 के 10 को हम 4 मंथ में ऐसे डिवाइड करेंगे कि जल्द ही डीपली सिलेबस पूरा होगा। इनफैक्ट उनके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एनटीए द्वारा पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद पोस्टमार्टम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पिछली क्लास में हम शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य और कुछ विशेष तथ्य हम जान चुके थे, जिसमें पेडागोगी, एंड्रागोगी और दूसरा हाइटोगोजी था, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखिए लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें, देखिए शिक्षण क्या है। शिक्षण के दौरान हम एक अनुभवी व्यक्ति और दूसरा अनुभवहीन, यानी कि एक को एक्सपीरियंस है और दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं है। उसमें कौन होता है, एक्सपीरियंस में आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं। और जो आपका अनुभवहीन है व्यक्ति जो है वो छात्र होता है, ठीक है। छात्र एक टीचर के पास जब पहुंचता है वो क्या करता है, वो उससे उसका अनुभव, उसका ज्ञान वह सब सीखने जाता है। और अधिगम की ही हम बात करते हैं, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, ठीक है। अगर हम शिक्षण की बात करें, शिक्षण के मूल रूप से 3 स्तर होते हैं, ठीक है। शिक्षण के मूल रूप से 3 स्तर होते हैं, ठीक है। अब जो 3 स्तर जो शिक्षण के होते हैं वो उसके मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धियों को दर्शाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, स्वतः विकासात्मक चरण, ठीक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की बात करें, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से ही अपनी एजुकेशन तैयार करता है, ठीक है। लेकिन सबसे मूलभूत होने के कारण इसकी चर्चा पहले की गई है। देखिए जब आप कॉलेज पहुंचते हो, कॉलेज पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। कैसे, देखिए आपको मम्मी का पता होता है, पिताजी का पता होता है, दादाजी, चाचा चाची सबका पता होता है। उसके बावजूद आपको पशुओं का पता होता है, जैसे आपके पास बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, हाथी, इन सब चीज़ों का आपको पहले ही ज्ञान हो चुका होता है। पानी, हवा, ये सब चीज़ें आप पहले से ही जानते हो। इसका मतलब है कि जो स्वतः आपने ज्ञान विकसित किया है खुद में, ये आपके पास पहले से है, ये मूलभूत ज्ञान है, ठीक है। ठीक, इसकी चर्चा इसलिए पहले की जाती है, ठीक। और ये इसका क्या होता है, ये पहला स्तर होता है जिसे हम मूलभूत ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। देखिए मोरिस एल बिग्गी कहते हैं एक आरेख, ठीक है, 1976 में सबसे अधिक विचारशील और कम विचारशील का सुझाव दिया। देखिए इसका क्या मतलब है, एक उन्होंने 3 लेवल बनाए, सबसे अधिक विचारशील, उसके बाद विचारशील और फिर कम विचारशील। आप इसे समझ सकते हो कि एक वेल एक्सपीरियंस, फिर एक जैसे वो आपने एक डिग्रियां पढ़ी होंगी, एक एक्सीलेंट होता है, बेस्ट होता है और बेटर, ऐसे करके होता है ना, ठीक उसी प्रकार जैसे गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यह कह रहा है कि सबसे उच्च लेवल जो है सबसे अधिक विचारशील होगा, उसके नीचे विचारशील और सबसे नीचे कम विचारशील, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे पहले नंबर पर आपका आएगा अधिक विचारशील, ठीक है, उसके बाद में विचारशील और उसके नीचे कम विचारशील, ठीक है। ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ठीक है। सबसे निम्न स्तर ये होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे हाई स्तर होता है, यानी कि सबसे ऊपर के विचार, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, ये आपको एक मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए सब, देखिए ये है विचारधारा आपकी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स्तर होते हैं, अभी आपने देखा मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, ठीक है।
मुख्यतः 3 स्तर कौन से होते हैं? स्मृति स्तर, बोध स्तर और आपका सर्वाधिक विचारशील यानी कि चिंतन स्तर। देखिए अभी आपके सामने बग्गी साहब ने क्या बताया, पीछे एक मोदी आए थे जिनका नाम क्या था? मॉरिस एल बग्गी। ठीक है, ये भूलिएगा मत, मॉरिस एल बग्गी करके जो अभी आए थे, उन्होंने इसके मुख्यतः 3 क्या बताए हैं? मुख्यतः 3 स्तर बताए हैं। कौन से? 1, 2, 3। ठीक है, न्यूनतम, विचार और अधिक विचारशील। ठीक है, ये 3 बताए हैं। सत्य ज्ञान आप घर से प्राप्त कर चुके होते हो। सत्य ज्ञान की बात करें, सत्य ज्ञान क्या होता है? सत्य ज्ञान छात्र केंद्रित होता है, यानी कि छात्र के पास जो खुद का ज्ञान होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो बालक होता है या बच्चा जो होता है उसके ऊपर ज्ञान को थोपा नहीं जाता। जो उसके पास पहले से ज्ञान होता है यह उसके अधिगम और उसके निर्णयों पर या उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है। इससे किसी भी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे पहले से ही जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, आपने अभी देखा होगा कि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, उनके छोटे होने के बावजूद भी वो 10 या आप कह सकते हो 10th क्लास का मैथ सोल्व कर रहे हैं, 10th क्लास के उन्हें MCQ पता होते हैं, और उससे भी अधिक आपसे ज़्यादा उन्हें ज्ञान होता है। कि एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना नहीं जानता, जबकि वो बच्चा भी स्कूल भी नहीं पहुंचा है, उससे उसका ज्ञान है। ठीक है, तो ऐसे कुछ छात्रों को भगवान का उपहार भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये सत्य ज्ञान होता है, या सब आप कह सकते हो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ये खुद का विकसित किया हुआ ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जानने वाले हैं स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर क्या होता है? देखिए अभी हमने आपको दिखाया कि क्या होगा, एक पिरामिड होगा। ठीक है, उस पिरामिड में आपको 4 बिंदु दिखाए गए अभी। ठीक है, फर्स्ट था सौते, और सेकंड में जो फर्स्ट लेवल है आपका कौन सा है? स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसे MLT कहा जाता है। ठीक है, अब ये MLT की धारणा किसने दी थी? ये बिल्कुल देखिए यहीं से सही मायने में क्या स्टार्ट होता है? आपका शिक्षण स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ से आपने इसे पकड़ना शुरू कर दिया तो आपका जो ये टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं रहेगा, या आप इसे कभी भूल भी नहीं पाओगे। हर्बर्ट महोदय ने क्या दिया? MLT दिया। MLT यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण स्मृति यानी कि MLT। MLT को किसने प्रस्तुत किया? हर्बर्ट साहब ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये क्या है? एक औपचारिक शिक्षण का आरंभिक चरण है। ठीक है, स्मृति स्तर तथ्यों को कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को प्रेरित करता है, यानी कि जो स्मृति स्तर है, जो तथ्य होते हैं उन्हें आप कह सकते हो इकट्ठा करना या कंठस्थ आपको याद करवाने की प्रवृत्ति को प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए स्मरण शक्ति को अच्छा होना आवश्यक है, बिल्कुल आपकी सोचने की क्षमता को एक बेहतर होना या आप कह सकते हो बेस्ट होना बिल्कुल आवश्यक है। इसे आप कह सकते हो नेसेसरी, या आप कह सकते हो ये अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिगम में तीव्रता, प्रतिधारणा की स्थिरता, स्मरण यानी कि आप कह सकते हो सोचने की, ठीक है, स्मरण करने की तीव्रता, और केवल वाचनीय सामग्री, ठीक है, को सचेत स्तर पर लाने की क्षमता सम्मिलित है। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उत्तेजना प्रक्रिया ठीक के रूप में है। देखिए मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ कि यह क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए स्मृति स्तर पर शिक्षण और अधिगम मूल रूप से हमारी स्मृति तथ्यात्मक सामग्री देने के बारे में मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए जब आप स्मृति स्तर की बात करते हो, देखिए सबसे हमने जाना कि एक आप क्या होगा, कम विचारशील होगा, एक विचारशील होगा और दूसरा सबसे अधिक विचारशील होगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कम विचारशील की, यानी कि स्मृति स्तर की, MLT की बात कर रहे हैं हम, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया कि मूल्यांकन यानी कि आपकी जो परीक्षा या आपका जो कंपटीशन कराया जाएगा उसमें मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं। जो आपका स्मृति स्तर होता है, जिसे आप बेसिक भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो जहाँ छोटे लेवल का या कम जहाँ स्तर होता है, उसमें आपसे क्या कराया जाता है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और दूसरा निबंध, इस प्रकार की परीक्षाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, MLT के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला सामग्री का अधिगम यानी कि लर्निंग, दूसरा सामग्री का प्रतिधारण यानी रिटेंशन, और तीसरा होता है आवश्यकता पड़ने पर सामग्री का पुनरुत्पादन। ठीक है, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। देखिए पहला आपने सीखा
दूसरा, आपने सीखने के बाद उसे धारण किया। तीसरा, आपने जो धारण किया था उसे पुनरुत्पादित किया, यानी कि उसे दोबारा आपने याद किया, पढ़ा और समझाया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, शिक्षण के स्मृति स्तर के उद्देश्य की अगर हम बात करें, देखिए उद्देश्य में क्या होता है। नंबर 1 में देखते हैं, मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान और सूचना देना है। ठीक है, क्योंकि आप निम्न स्तर पर हो तो आपको सबसे पहले सूचना ही दी जाएंगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन ही दी जाएंगी। जैसे इन्फॉर्मेशन से कैसे, मतलब जब आप घर होते हो तो पहले आपको क्या सिखाया जाता है कि ये कुत्ता है, उसे डॉग नहीं कहा जाता। अब तो थोड़ा सा बढ़ गया स्तर, क्योंकि माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो उसे डॉग भी साइड बाई साइड सिखाते हैं कि ये डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, ये सब दोनों चीज़ें चलती हैं, लेकिन पहले जनरली नॉलेज दी जा रही है कि ये डॉग है। ठीक है, यानी कि एक कुत्ता है। अब आपने एक तरह से उसका नामकरण कर दिया, अब वो क्या करता है, कैसे, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो कैसे प्रजनन है या किस कैटेगरी में आता है, ये सब चीज़ें आपने उसे नहीं बताई हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एक उसे सूचना दी है, एक छोटा ज्ञान दिया है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, ये एक तथ्य ही तो है कि यह एक डॉग है। तीसरा, इसमें ब्लूमिंग के वर्गीकरण के ज्ञान आधारित उद्देश्यों में भी सम्मिलित किया जाता है। चौथा, शिक्षण मुख्य रूप से विषय केंद्रित होता है। बिल्कुल, एक विषय निर्धारित होता है जिसके ऊपर आपको शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, पांचवा देखिए, छात्रों को याद रखने वाली वस्तु सरलता से सिखाई जा सकती है, इसलिए विषय सामग्री को सुव्यवस्थित रखना आवश्यक है। बिल्कुल, जब आप छोटे स्तर पर हो तो आपको सभी चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं। जब आपने एक बच्चे की पुस्तक देखी होंगी, वहाँ लिखा होता है ए फॉर एप्पल, है ना, या फिर आ से अनार, और वहाँ सामने उसका चित्र बना होता है। तो ये क्या होता है, एक बेसिक लेवल होता है, इसलिए उसे सरलता से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं शिक्षण विधि या प्रणाली। ठीक है, टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें, टीचिंग मेथड क्या होता है, शिक्षण विषय केंद्रित होता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया जी, ये क्या होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, विषय केंद्रित होगा, कैसे उसको पढ़ाया जाना है। ठीक है, इसमें ड्रिलिंग, इसमें ड्रिल, समीक्षा, संशोधन, प्रश्न पूछना आदि शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, इनमें दोहराव या अभ्यास कराने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसकी सहायता से नए अनुभव भी जोड़ा जा सकते हैं। प्रश्न तकनीक जोड़े जा सकते हैं। प्रश्न तकनीक का उद्देश्य यह जांचने के लिए किया जाता है कि शिक्षण के ज्ञान स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। ठीक है, शिक्षक के स्टेज सेंटर, संसाधन प्रबंधक और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। शिक्षार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है, क्योंकि विषय सामग्री, शिक्षण तकनीक और शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा तय की जाती है। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न तकनीक की जांच भी की जाती है और ऐसे उद्देश्यों को जांचा परखा जाता है कि जो हमने लक्ष्य बच्चे के लिए रखे थे वह निर्धारित हुए हैं या नहीं। फिर शिक्षक क्या करता है, शिक्षक स्टेज सेंटर बनाता है, संसाधनों का प्रबंधन भी करता है और मूल्यांकनकर्ता का भी भूमिका भी निभाता है। फिर क्या करता है, इसमें शिक्षक छात्र का हस्तक्षेप नहीं होता, सभी जो कार्य होते हैं शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी सिखाना है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन प्रणाली। देखिए, शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी, हमने अभी आपको बताया, मौखिक होगी, लिखित होगी या निबंध प्रकार की होगी। मूल्यांकन जो होता है वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ही उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, तब जाकर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, छात्र जो होते हैं, उनकी क्या कहूँ, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनके याद करने की शक्ति की जांच की जाती है। मौखिक और लिखित परीक्षा दोनों स्तर पर की जाती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं उनसे परीक्षा भी ली जाती है और उनका मौखिक टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं जब आप एक शिक्षार्थी का मूल्यांकन करते हो। आगे चलते हैं। देखिए, स्मृति के मनोवैज्ञानिक आधार या शिक्षण के स्तर की अगर हम बात करें,
साइकोलॉजी बेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें जो हमारे देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है जीन पियाजे। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम बात करें स्मृति स्तर की, ठीक है, स्मृति स्तर मुख्य रूप से स्कूली प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। बस इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो आपका स्मृति स्तर है वो स्कूली परीक्षा से संबंधित है। दैट्स ऑल। बस इतना सा ही है कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वह क्या है, स्मृति स्तर है। ठीक है, देखिए यदि आप चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे तो आप टीचिंग को थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे। देखिए हमने सबसे पहले एंड्रोगोगी को भी जाना था कि जो बच्चा स्वतः ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो सबसे पहले हमने पैडागोगी को जाना था कि जो स्वतः ज्ञान, जब हमने पैडागोगी को जाना तो पैडागोगी में टीचर प्रशिक्षित केंद्रित था। ठीक है, शिक्षक जो था उसके द्वारा जो दृष्टिकोण बच्चे को दिया गया था वह पैडागोगी कहलाया। ठीक है, एंड्रोगोगी में बच्चे का खुद का स्तर होता था। ठीक है, जैसे आप इंटर की बात करें या फिर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो वहाँ बच्चे का खुद का ज्ञान था। ठीक है, आपको पढ़ाया थोड़ा जाता है, अपने आपको पढ़ना अधिक होता है। उसके बाद जब हाइटोगोजी आपने जाना, हाइटोगोजी क्या होता है, एक पीएचडी लेवल का होता है, या फिर आप कह सकते हो जब आप वीटी करने जाते हो, या आप कह सकते हो वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर आप कह सकते हो जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये सब हाइटोगोजी में आती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ है, जीन पियाजे कहते हैं कि जो स्मृति स्तर है, या आप कह सकते हो कम विचारशील की अगर हम बात करें, इसे स्मृति स्तर कहते हैं, इस स्तर। ठीक है, इस स्तर के बारे में जीन पियाजे कहते हैं कि जो स्कूली टाइम होता है बच्चे का उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका स्मृति स्तर कहा जाता है। ठीक है, हर्बार्टियन जी हैं, उनकी एक धारणा थी, उस धारणा में उन्होंने बताया युवा छात्र मन स्तर पर स्वयं और अपने आसपास की दुनिया को समझने के तत्पर रहते हैं। मस्तिष्क वैसे भी अधिक मात्रा में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें धारणाएं, तत्व, संरचनाएं, मॉडल, सिद्धांत इत्यादि सम्मिलित हैं। देखिए ये आपको अगर नहीं समझ में आएगा मैं बता दूं। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बच्चा जो होता है वो स्वयं और आसपास का जो दुनिया है उसको समझने के लिए अपने आप को ढालता है या उसमें लगा देता है। ठीक है, और ये जो तथ्यात्मक जो जानकारी होती है उसे एकत्रित करता रहता है। ठीक है, अब बात करें पावलोव की और स्किनर की, इन्होंने भी एक छोटा सा आपके सामने अपनी धारणा प्रस्तुत की है। देखिए इन्हें ना पॉइंट्स निकाल लीजिए और समझ लीजिए, और इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बार्टियन ने क्या कहा था, पावलोव ने क्या कहा था, ठीक है, या जीन पियाजे जी ने क्या कहा था और किस स्तर के बारे में बात की है इन्होंने, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि स्मृति स्तर के विषय में इनमें से किसने विचार नहीं दिया है। 3 आपके सामने ये होंगे और एक आपके सामने अलग से होगा। ठीक है, चलिए अनुबंध, अनुकूलित और कंडीशनिंग सिद्धांत की धारणा को रेखांकित किया। इसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की गई सही प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है ताकि सीखी गई विषय वस्तु को दीर्घ समय में सरलता से याद रखा जा सके। ठीक है, देखिए अनुबंधन, अनुकूलित और कंडीशनिंग। ठीक है, ये एक जो सिलेबस होता है उसे बांध देता है, ऐसी एक धारणा रखी गई, रेखांकित की गई। ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की गई सही प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके ताकि सीखी गई विषय वस्तु को दीर्घ समय में सरलता से याद किया जा सके। ठीक है, चलिए देखिए स्मृति जो स्तर होता है उसके कुछ सुझाव हैं। ठीक है, वही देखिए नंबर 1, शिक्षण सामग्री वस्तुनिष्ठ और उपयोगी होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण सामग्री सीमित होने के साथ साथ सरल से जटिल की ओर अग्रसर होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री के भागों को व्यवस्थित, एकीकृत और अनुक्रमित करके संगठित किया जाना चाहिए। 4 नंबर देखिए, छात्रों की स्मरण शक्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन को ध्यान में रखना चाहिए।
5 नंबर देखिए, नियत प्रयोग और अभ्यास से छात्रों की स्मृति में अधिक सामग्री अवधारणा। नियत प्रयोग और अभ्यास से छात्रों की स्मृति में अधिक सामग्री की अवधारणा को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, कक्षा अनुदेश के दौरान निरंतर सुदृढ़ीकरण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ सुझाव हैं, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण है जो आपको समझना आवश्यक है। देखिए, जब आपके सामने एक पिरामिड था, बेस उसका क्या था? स्वतः। ठीक है, दूसरा स्तर क्या था आपका? स्मृति स्तर, जो आप अभी पढ़कर आए हो। और तीसरा आपका क्या है? अबोध स्तर। ठीक है, यह आप कह सकते हो विचारशील। नंबर 1 यहाँ था, नंबर 2 अबोध स्तर। ठीक है, यह आप कह सकते हो विचारशील। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। पहला नंबर आपका क्या था? स्मृति स्तर, या आप कह सकते हो कम विचारशील। दूसरा आपका होता है विचारशील, जिसे आप कहते हो अबोध स्तर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अभी हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अबोध स्तर के बारे में जानते हैं, क्या होता है अबोध स्तर। देखिए, अबोध स्तर के लिए मोरिसन ने अपनी धारणाएं प्रस्तुत की हैं, या आप कह सकते हो अबोध स्तर के जो प्रस्तावक हैं वो मोरिसन जी हैं। ठीक है, देखिए यह है स्मृति और अंतर्दृष्टि है, यानी कि मेमोरी प्लस इनसाइट है। यह विषय की दक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों की सामान्यकरण सिद्धांत, तथ्यों और अनुप्रयोग भागों को समझने के साथ साथ बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इस स्तर में शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता है। ठीक है, देखिए सामान्य सी भाषा में समझ लीजिए, जो स्मृति स्तर होता है उससे ऊपर जब आप पहुंच जाते हो, यानी कि जब आपने स्कूल क्रॉस कर लिया है और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप पहुंच गए हो कॉलेज में। ठीक है, इंटर लेवल पर जब आप कॉलेज में पहुंच गए हो, तब आपने क्या किया है? आपकी जो अबोध स्तर है या आपका विचार है वो और आगे की ओर बढ़ गए हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, या शिक्षण के अबोध स्तर को समझना। ये आपको, या आप कह सकते हो शिक्षण के अबोध स्तर की ओर आप बढ़ जाते हो। क्लियर? दूसरा नाम था हर्बार्टियन का और तीसरा नाम था पावलोव का। ठीक है, तो ये 3 नाम आपके कहाँ आए थे? स्मृति स्तर में। दूसरा जब आप पढ़ने आए विचारशील, या आप कह सकते हो अबोध स्तर, तो उसमें आपके सामने नाम आया मोरिसन का। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अबोध स्तर के जो उद्देश्य होते हैं उनकी बात करें। पहला उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य निर्देशात्मक संदेशों की व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण कराना, तुलना कराना तथा अनुमान के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझाना। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके उद्देश्यों में उचित प्रक्रिया का उपयोग भी मुख्य रूप से सम्मिलित है। नंबर 3, विषय वस्तु व्यापक और अधिक विस्तृत है, जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों के सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का प्रयोग सम्मिलित है। ठीक है, चलिए देखिए, शिक्षण पद्धति और उपकरण, यह हम देखें टीचिंग मेथड एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात किसकी चल रही है? अबोध स्तर की। उसमें हम शिक्षण पद्धति और उपकरण की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है लेक्चर, व्याख्यान जो आपको एक टीचर देगा। ठीक है, दूसरा चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। ठीक है, तीसरा आगमनात्मक और निगमनात्मक। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, चौथा आपका उदाहरण और स्पष्टीकरण। ये सब कहाँ हो रहे हैं? आपके अबोध स्तर में। इन्हें ध्यान दीजिएगा और हम इन्हें और डीपली आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, शिक्षण के जो पॉइंट्स होते हैं वो आगे बढ़कर खुल जाते हैं, और वही आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो अधिक बोरिंग, या आप कह सकते हो टिपिकल लगने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, इस विधि में मुख्य रूप से निम्न शिक्षण उपकरण सम्मिलित हैं। नंबर 1 पर प्रतिरूप मॉडल्स,
नंबर 2 लेखाचित्र चार्ट, नंबर 3 दीप्तीय या कोंद वाले कार्ड, फ्लैश कार्ड, चौथा नंबर होता है आपका पिक्चर्स या प्रतिमा। ठीक है, चलिए देखिए, क्लास आज काफ़ी लंबी हो गई है, क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसकी PDF मिलती रहती है। ठीक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।